हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। आज हम बात करेंगे राजा रघुवंशी वाले मर्डर केस से रिलेटेड। आप देख ही रहे होंगे कुछ हफ्तों से ये जो मर्डर केस है इसके ऊपर मीडिया न्यूज पे न्यूज और हर तरह की चीजें कर रहे। एक तरह से मीडिया सर्कस चला आ रहा है कि ये मर्डर केस से इतना ज्यादा उन्हें मसाला मिल गया है कि कभी वो इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने खुद बैठ जाते हैं, कहीं वो मांगलिक दोष बता देते हैं। जो उनकी पत्नी है सोनम के ऊपर, जिनके ऊपर एलिगेशंस लगा है कि उन्होंने ये मर्डर किसी के साथ मिलकर किया है। और ये जो मीडिया सर्कस है कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को इतना ट्रिवियलाइज और मजाक बना रहा है कि यहां तक एंकर्स बोल गए हैं कि क्या पति की जान खतरे में है, क्या पति खतरे में है। तो इस तरह के स्टेटमेंट जो आ रहे हैं इस पर मैंने सोचा कि एक डिस्कशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां तक क्राइम अगेंस्ट विमेन का सवाल है, अगर आप आंकड़े देखें तो वो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और पिछले 5 साल का एनसीआर भी डेटा ये दिखाता है कि क्राइम अगेंस्ट विमेन बढ़ता ही रहा है। तो इसके लिए मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर सुनील गुप्ता, जो कि लीगल एडवाइजर रह चुके हैं। तिहाड़ जेल में 35 साल इन्होंने बिताए हैं और इनकी एक किताब ब्लैक वारंट पे एक नेटफ्लिक्स की सीरीज भी बन चुकी है। आप प्लीज उसे देखिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज बनी है। थैंक यू सो मच मिस्टर गुप्ता फॉर ज्वाइनिंग। और सर, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपसे मैं काफी सालों से आपको पर्सनली भी जानती हूँ। तो सर, ये जो मैटर है, जहां तक आपने भी देखा ही होगा, राजा रघुवंशी वाला जो मैटर है, मीडिया में किस तरह से न्यूज चैनल्स पे खासतौर पे इसे कवर किया जा रहा है और इस पूरे मैटर को एक ऐसा रूप दे दिया गया है कि एट्रोसिटी पुरुष की तरफ बढ़ती जा रही है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और कई सारे लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि मेघालय जाना नहीं चाहिए, टूरिज्म वहां पर कम होता होना चाहिए। तो सर, इस तरह जब मीडिया स्पेशली इस तरह की चीजों को कवर करता है जो कि एक बहुत ही सीरियस मैटर है, तब आपको क्या लगता है, आपकी क्या ओपिनियन है इस मैटर पे? देखिए क्या है ये तो। अगर मैं आपको बताऊं, पिछले 40 साल से जो है मैं लगभग किसी क्राइम वाली दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ। लाइक जेल में काम किया, क्रिमिनल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ऐसे इंसिडेंट तो होते रहते हैं। ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं जहाँ पे आप कहें कि किसी लेडी ने मैन को जो है हरेस किया है, या वो जैसे अब ये कह रहे हैं मरवाया है। तो ऐसी चीजें होती रहती हैं। तो इसको इन्होंने मजाक बना के रख दिया। इसको इतनी बड़ी वो एक ऐसे शो कर रहे हैं कि जैसे मतलब ये कि बहुत बड़ी ऐसी बात हो गई है जो कि अ, बिल्कुल अलग से है। पर मेरे हिसाब से कोई ऐसी अलग से बात नहीं है, ये चीज होती रहती है। अगर आप इसका कंपैरिजन करें, क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे इसको कंपैरिजन करें, तो ये आइसोलेटेड इंस्टांसेस है जो ये होते हैं। अब मैं काफी सारे केसेस कर रहा हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के हैं, 498 के हैं, 406 के हैं। अगर उनसे इनका कंपैरिजन करें तो वो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। अगर वो इतने ज्यादा केसेस हैं, और उसके पीछे कारण भी ये है कि देखिए, जो ये सेक्शन 498A, 406 या डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट जो बना है, वो बना ही इसलिए कि पुराने टाइम पे क्या होता था कि पुराने टाइम पे लोगों का ये सोचना होता था कि अगर लड़का उनका काम नहीं करता है, अगर लड़का निकम्मा है या काम नहीं करना चाहता, दुकान पे नहीं बैठना चाहता या कोई नौकरी नहीं करना चाहता, तो इसकी शादी कर दो, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो उसमें क्या होता था, कुछ एक जगह पे तो ये एक्सपेरिमेंटेशन ठीक हो जाता था, पर ज्यादातर जगह पे ये एक्सपेरिमेंटेशन फेल होता था। तो तभी ये जरूरत पड़ी कि ये डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट को, ये जो 498A या 406, तभी जरूरत पड़ी इसको डालने की। और मैं आपको बताऊं, जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में तो बड़ा वास्ट नंबर है जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के ऊपर जो चल रहा है। आप देखें, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जो पहले जहाँ पे दो दो तीन तीन कोर्टें होती थी, अब हर एक डिस्ट्रिक्ट में पांच पांच छह छह कोर्टें हो गई हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केस देख रही हैं, या 498A के केस देख रही हैं, या 406 के केस देख रही हैं। तो
इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ये आइसोलेटेड इंस्टांसेस ऐसे होते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा फोबिया बना के उसको जो पेश करना, ये गलत बात सर, आपने इतने साल जेल में एज अ लीगल एडवाइजर तिहाड़ जेल में बिताया है, तो सर आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि किस तरह के केसेस आते थे वहां पर, किस तरह से जो स्पेशली जो हम डोमेस्टिक वायलेंस में भी बात करें तो हस्बैंड्स का जो अट्रॉसिटी वाइफ की तरफ होता था, तो किस तरह के केसेस खास तौर पे वहां पर कन्विक्टेड या अंडर ट्रायल आते थे? देखिए, एक टाइम था कि जब शुरू शुरू में 498A और 406 का जो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ था, तो उस समय पे अगर विमेन की तरफ से कंप्लेंट होती थी, तो हस्बैंड की माँ, उसकी बहन, काफी वो आते थे। तो शुरू शुरू में जब ये एक्ट आया था, तो उस टाइम पे बेल वगैरह भी थोड़ी मुश्किल से इसमें होती थी। और इनफैक्ट जेल में जो है, मैं आपको बताऊं कि एक सास बहू, सास ननद का जो हमें वार्ड बनाना पड़ा था, क्योंकि 300-400 के करीब नंबर हो गया था जिसमें सास और ननदें होती थी। तो उस टाइम पे ये नॉन बेलेबल तो अभी भी है, पर उस टाइम पे इसमें बेल जो है नहीं मिलती थी। ये तो बाद में जब एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई कि जिसमें भी 7 साल तक की सजा हो सकती है, उन केसों में बेल जो है रूल होना चाहिए और जेल जो है एक्सेप्शन होनी चाहिए। जब से वो जजमेंट आई है, उसके बाद से जो है ये कितने लोग नहीं है जेल में नहीं आते, पर ये इसका नंबर जो है बड़ा वास्ट होता है। जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का देखे, 498A, 406 का देखे, बहुत वास्ट नंबर है। जो कि इसका दिल्ली में, मैं दिल्ली की बता रहा हूँ आपको बात, जो दिल्ली में डिफरेंट कोर्ट्स के आगे चल रहा है। सर, आपको क्या लगता है इस तरह की खबर जब मीडिया स्पेशली न्यूज टीवी न्यूज चैनल्स जब इस तरह से कवर करती हैं कि एक हस्बैंड को मार दिया एलिजिडली बाय अ वाइफ जिसकी जो हनीमून पे थे, और इतना उसको स्पाइस अप कर देते हैं कि हनीमून में गए थे तब ये मर्डर हुआ, और तो सर आप अभी भी लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब आप देख रहे हैं इसका अपनी सोसाइटी पे क्या असर पड़ता है अगर हम होलिस्टिकली इसे देखें, क्योंकि मीडिया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है सोसाइटी के तरफ, और जहां तक इन चीजों को हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि इतना बड़ा मैटर हो गया, तो उसका क्या लगता है आपको सोसाइटी पे असर पड़े? देखिए, फैमिली डिस्कॉर्ड होता है। जितना आप फैमिली डिस्कॉर्ड पैदा करोगे, उतना आप ये देखें कि ये वाले केसेस जो है ज्यादा ज्यादा होंगे। जब आपका म्यूचुअल ट्रस्ट ही नहीं होगा, जब लेडी का अपने हस्बैंड की तरफ और हस्बैंड का लेडी की तरफ, अपनी वाइफ की तरफ जो है वो ट्रस्ट नहीं होगा, तो उसमें डिस्कॉर्ड बढ़ेगा और छोटी छोटी बात जो है बड़ी बन जाती है, और उससे जो है आपके मुकदमे वगैरह जो कोर्ट में पहुंच जाते हैं। देखिए, मैंने देखा है कि जब भी ऐसे केस होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केस डाले हैं, तो हस्बैंड जो है सबसे पहले बिल्कुल मना कर देते हैं कि उनके पास कोई इनकम है ही नहीं। अगर वो प्राइवेट नौकरी कर रहे होते हैं, वो प्राइवेट नौकरी में दिखा देंगे अपनी, अगर तनख्वाह 50,000 ले रहे होंगे, वो दिखा देंगे वो 20,000 ले रहे हैं, और 20,000 भी उन्होंने लोन वगैरह लिया है, मोटरसाइकिल के लिए लोन लिया हुआ है, अपनी माँ को मेंटेन करना है, मतलब वो देना नहीं चाहते। कोर्ट के कई कई ऑर्डर के बाद जाके ये कुछ अगर मेंटेनेंस देते हैं तो देना शुरू करते हैं, नहीं तो मेंटेनेंस लेना जो है बहुत ही एक टीडियस काम हो गया है कोर्ट से। क्योंकि हमेशा उनका कोई नया बहाना होता है, कभी वकील चेंज कर दिया, कभी वकील अगर है तो कहते हैं जिनके पास तो पैसे ही नहीं है। तो ऐसी पोजीशन होती है। तो उसका नतीजा ये है कि ये आप देखेंगे, अगर आप इसकी जो लेटेस्ट फिगर मेरे पास नहीं है, अगर आप देखेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल है। मुझे लगता है कि पीछे मैं एक सर्वे पढ़ रहा था कि करीब करीब 40 से 50% जो है फैमिलीज हैं, उसमें आपस में एक म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है, और उसमें किसी थोड़ा सा भी और आगे उसमें बात बढ़े, तो वो जो है इसमें मुकदमा कोर्ट में डाल सकते हैं, या एफआईआर वगैरह जो है वो कर सकते हैं। तो म्यूचुअल डिस्कॉर्ड जितना ज्यादा होगा, उतनी ये मुकदमेबाजी ज्यादा होगी, और उतना जो है ये खर्च ज्यादा बढ़ेगा। सही, आपने एकदम सही कहा, क्योंकि इस तरह की खबर जब लोग पढ़ते हैं तो एक तो हमारे ऊपर असर भी पड़ता है, एक डिस्ट्रस्ट भी आता है, कई बार फैमिलीज के बीच में आ जाते हैं, फॉरगेट अबाउट कपल,
फैमिलीज के बीच जी आ जाता है, तो वो एक मेजर कंसर्न तो हो ही जाता है कि अगर हम एक खबर को इतना बड़ा बना कर भी दिखाएं कि लोग विश्वास करने लगे कि हाँ ये हो सकता है हमारे साथ। इनफैक्ट आप स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो सर मैंने 2018 से लेकर 2022 की एनसीआरबी रिपोर्ट का वो थोड़ा एनालिसिस किया, तो उसमें ये पाया कि क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स वो कंसिस्टेंटली बढ़ता गया है 2018 से। जी 2020 में थोड़ा डिप हुआ था, लेकिन वो बढ़ता गया और इट इज 1/3 ऑफ ऑल क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो 1/3, इट्स अ वेरी बिग फिगर। जी और ये वेरी बिग। स्पेसिफिकली एनसीआरबी ने रिलेटिव्स एंड एनसीआर हस्बैंड्स के द्वारा किए गए जो क्रूअल्टी की बात कर रहे हैं। तो सर यहाँ पर मैं एक चीज समझना चाहूंगी, ये जब हम क्रूअल्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर ये क्या दोनों चीजें, एक डोमेस्टिक वायलेंस जो असॉल्ट में आता है, सेक्सुअल असॉल्ट हो चाहे फिजिकल असॉल्ट हो, और क्या ये मर्डर भी कवर करता है एनसीआरबी का रिपोर्ट इस तरह से? हाँ, अगर जैसे एनसीआरपी की रिपोर्ट में अगर म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट हुआ है और उसके साथ वैसे तो मर्डर की जो है वो इतनी बड़ी बात हो जाती है कि वो मर्डर की कैटेगरी में आता है। पर कई बार जो क्या होता है कि जैसे लेडी ने शादी के 7 साल के अंदर अंदर जो है अगर उसने कोई सुसाइड कमिट किया है तो उसको जो है ये डॉरी रिलेटेड माना जाता है। हमारा कानून ये कहता है उसको आप डॉरी रिलेटेड मानेंगे। तो ऐसी चीजें होती है। मर्डर जो है मर्डर को भी डॉरी रिलेटेड हो सकता है, पर हर एक केस की जो है सर्कमस्टांस अलग अलग। सर जेल में आपने बहुत सारे क्रिमिनल्स को देखे होंगे, कोई कोई इंस्टेंस ऐसा जो आपके साथ रह गया हो रिलेटेड टू डोमेस्टिक वायलेंस, जो कि ग्रूसम हुआ हो या क्रूअल हुआ हो? हाँ, इसमें देखिए मुझे याद है कि सबसे पहला केस हुआ था ये 89 या 90 की बात है, जस्टिस एस एम अग्रवाल के। तो जस्टिस एस एम अग्रवाल ने पहला केस था जिसमें डॉरी रिलेटेड ऑफेंस में उन्होंने सास और हस्बैंड को डेथ सेंटेंस दी डेथ सेंटेंस दी थी। वो पहला केस था, वो पहला और मेरे ख्याल आखिरी केस था। डेथ सेंटेंस कभी भी नहीं हुई। तो उसमें डेथ सेंटेंस हुई थी, तो फिर वो जब हाई कोर्ट में गए थे तो हाई कोर्ट में वो डेथ सेंटेंस टूट के फिर लाइफ में कन्वर्ट हो गई थी। तो ऐसे मैंने देखे हैं, कई केस देखे हैं जिसमें कि इसको जो है डॉरी डेथ को जो है उन्होंने बड़ा सीरियस लिया और काफी स्ट्रिंजेंट जो सेंटेंस जो है उन्होंने दी है। सर वो डेथ सेंटेंस वाला केस क्या ऐसा था जो उन्हें डेथ सेंटेंस मिला? उसमें क्या था कि उसमें क्रुएल्टी का जो है बहुत ज्यादा क्रुएल्टी थी। उसमें क्या था कि उसको जो लड़की को जो है गौरी के पहले गौरी उसके घर वालों से मांगी। उसके घर वालों ने जो भी ये डिमांड करते थे वो देते रहे। पर वो केस इतना भीषण था कि उसमें लड़की को मिट्टी का तेल डाल के जला के मारा था। मतलब सास ने पकड़ा था और आदमी ने मिट्टी का तेल डाला था और उसको आग लगाई। तो वो अपने में रेयरेस्ट इन रेयर केस था और उसमें जस्टिस एस एम अग्रवाल ने उसमें डेथ सेंटेंस। ओके सर, जहां पर हम यहाँ पर एक स्टेटिस्टिक्स में मैं व्यूअर्स को ये भी बता दूं कि जहां तक पुरुषों का सवाल है, एनसीआरबी की रिपोर्ट में कोई एक डेडिकेटेड सेक्शन नहीं है क्राइम अगेंस्ट मेन करके, लेकिन जो सुसाइड केसेस हैं वहां पर उनके रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि कई सारे सुसाइड केसेस मैरिटल केसेस के कारण भी होते हैं, फैमिली में प्रॉब्लम्स के कारण भी होते हैं, और किसी तरह के और स्ट्रेस से भी होते हैं। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट मेन के ऊपर जहां तक क्राइम अगेंस्ट मेन का सवाल है उसमें कोई डेडिकेटेड सेक्शन नहीं। सर एनी आइडिया ऐसा क्यों है? क्योंकि ये ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं जो मैन के सुसाइड के केस होते हैं। हाँ, ऐसे केस आप लगा लें कि बहुत आइसोलेटेड वे में होते हैं। तो इसीलिए उन्होंने इसका अलग से वो नहीं बनाया। मैं आपका क्योंकि मतलब है जनरली जो है मर्डर केसेस, सुसाइड का तो है हाँ मर्डर हाँ केसेस, जैसे कि राजा हाँ रघुवंशी का एक केस एक अलग केस में आ जाए हाँ ये भी रेयरेस्ट इन रेयर ऐसा होता है कि मर्डर हो। तो इसलिए उस अलग से नहीं किया। सुसाइड का तो सुसाइड भी होते हैं पर सुसाइड भी बहुत कम होते हैं। सुसाइड भी कोई इतने आम बात नहीं है। पर जो जो ट्रैफिक हमारा जो अगेंस्ट विमेन है वो इतना ज्यादा है, उसके मुकाबले पे ये तो बहुत कम है।
सर मैं इनफैक्ट ये भी बताऊं आपको कि हम तो ये राजा रघुवंशी इस साल में, अगर मैं डेटा भी उठाऊं कि इस साल सिर्फ अगर हम देखें क्राइम अगेंस्ट विमेन, अगर वाइफ के भी देखें तो 5-6 आर्टिकल्स मेरे को मिले जो कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक में। इनफैक्ट एक आर्टिकल में अयोध्या में हुआ था जहां पर उसने अपने वाइफ का मर्डर करा और 3 साल के बच्चे का भी मर्डर कर दिया और फिर वहां से भाग गए एक हस्बैंड। तो वो भी हस्बैंड वाइफ के बीच का ही मैटर है। सो इट्स नॉट दैट कि हस्बैंड्स ने वाइफ के ऊपर सालों से मतलब इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है और एक रिपोर्ट पे ही लोगों का फोकस रहा है। तो सर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू से एट द एंड कि इस तरह की न्यूज को किस तरह से हैंडल करना चाहिए? शुड मीडिया बी मोर सेंसिटिव? देखिए क्या है कि इसको ना, एक तो कोई मोटिवेटेड वे में कभी भी किसी न्यूज को जो है आपको प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। आप तो ये वाली राजा रघुवंशी की जो हम ये न्यूज दे रहे हैं, इसमें हम कई चीजों को बदनाम कर रहे हैं। एक तो शिलांग अभी नया नया जो है एक तो हनीमून का स्पॉट जो है डेवलप हो रहा था, शिलांग को जो है, मेघालय को जो है बदनाम किया। उसके अलावा जो है आप देखें कि ये केसेस देखें, जिस समाज में हम रहते हैं ये केसेस तो होते रहेंगे, पर ये केसेस रेयर रेयर होते हैं और इनको इतनी ज्यादा कवरेज नहीं देनी चाहिए कि आप अगर ईरान और इसराइल का युद्ध चल रहा है उससे बड़ी इसको आप कवरेज दें। ये गलत है, ये मोटिवेटेड कवरेज जिसको कहते हैं, और मोटिवेटेड कवरेज जो है नहीं करनी और कहीं ना कहीं इससे टीआरपी की भी पूरी उम्मीद करते हैं टीवी चैनल्स की। चाहिए। बिल्कुल, टीवी चैनल तो जहां उनको टीआरपी मिलेगी वहां पे वो भागेंगे। तो ये अपने टीआरपी के चक्कर में आप एक सोशल डिस्कॉर्ड जो पैदा कर रहे हैं, एक फैमिली डिस्कॉर्ड पैदा कर रहे हैं, तो ये चीज नहीं। तो और ऊपर से अभी एलिगेशंस लगा है सोनम रघुवंशी पर, जो कि उनकी वाइफ है, अभी एलिगेशंस पे है, अंडर ट्रायल है, लेकिन टीवी चैनल्स ने उन्हें ऑलरेडी मर्डरर डिक्लेयर कर दिया है। तो सर, बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई फील दैट कि इट्स अ वेरी सैड थिंग कि किसी भी मैटर को इतना सेंसिटिव बना दे कि सोसाइटी एज अ होल इस पे इफेक्ट इतना ज्यादा हो कि लोग सिर्फ इसको इस एक निगाह से देखें कि पति पर अत्याचार अत्याचार बढ़ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। हाँ, Thank you so थैंक much, यू, थैंक यू sir, पूनम। for joining me and have a very good day. Thank you. थैंक यू पूनम, थैंक यू।